महाकुंभ, जब भी मैं ये शब्द सुनता हूँ ना तो ये मुझे अंदर तक हिला के झंझोड़ के रख देता है। मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी साइकिलिंग की जर्नी से एक ब्रेक लेकर के माँ गंगा में डुबकी लगा करके आऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है प्रयागराज में जो मुझे अपनी तरफ जोर से खींच रहा है। मैं दिन भर बैठ करके कुंभ की वीडियो देखता रहता हूँ और जितना वीडियो देखता हूँ उतना ही उनको देख देख कर रोता रहता हूँ। पता नहीं मैं इतना मिस क्यों कर रहा हूँ इन सबको। तो फरवरी के आखिर में कुंभ खत्म होने के पहले मैं वहां पर जाने वाला हूँ और अभी तो मैं यहाँ हासीमारा में हूँ और भूटान की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो जनाब आज हो गया है चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का डे 419 और वेस्ट बंगाल में साइकिलिंग करते हुए 26 दिन हो चुके हैं। पहला चैप्टर हासीमारा से भूटान तक का सफर। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू की थी ना तो भूटान वो पहला देश था जहाँ मैं सबसे पहले एज अ टूरिस्ट गया था और वीडियो रिकॉर्ड करके लाया था। मेरे लिए तो भूटान जाना पुरानी यादों को फिर से जीने के जैसा है, लेकिन जो मेरा दोस्त है प्रशांत उसके लिए ये जिंदगी के यादगार लम्हे होने वाले हैं, क्योंकि ये भूटान होने वाला है उसका पहला इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। सच कहूँ तो मुझसे ज़्यादा तो वो एक्साइटेड है। त्यागी जी, ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है। I'm going to Bhutan. This is really, but it's fine. हमारे आज के सफ़र की शुरुआत हुई हासीमारा से। ये इंडियन ऑयल का पंप है। यहाँ पर रात को रुकने के बाद सामान पैक करने के बाद हमने अपना सफ़र शुरू किया और बाहर निकलते ही सज्जे हाथ पे एक छोटा सा स्टॉल था। तो मैंने अपनी साइकिल को एक पेड़ के सहारे खड़ा किया। वहाँ जाकर के खाने में दही चूड़ा खाया और 30 रुपये उसका पे किया। मैं आपको बता दूं यार कि जिस तरह के घर आप वेस्ट बंगाल में देखोगे ना, ऐसे घर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। ये अजीब ही तरह का आर्किटेक्चर है जिसको देख करके ना आपकी आंखें उनसे चिपक जाती हैं। Look at this side. All greenery and the house is just in between that. Isn't it nice? Some plants, trees and few huts looking house. जब मैं सफ़र पे आगे बढ़ रहा था तो नदी के किनारे पर मैंने एक अलग से खूबसूरत से मंदिर को देखा और जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक आदमी ने मुझे रोका और कहा कि चलो एक कप चाय पी लो मेरे साथ जा करके। तो उसके साथ वहीं सड़क के किनारे पे एक छोटा सा स्टॉल था। एक छोटी सी फैमिली है 3 लोगों की जो स्टॉल को चलाती है। मुँह साफ करो, इतना सारा दूध लगा। वहाँ बैठ करके हमने चाय पी। जल्दी ही प्रशांत ने भी हमें चाय के कप के साथ वहाँ पर ज्वाइन कर लिया और चाय की चुस्कियाँ लेते लेते हमारे बीच में बहुत सारे गपशप हुई। क्यों सर जी प्रशांत भाई? नहीं जी, बिस्किट। थैंक यू। वहाँ से शुरू करके एक छोटी सी राइड करने के बाद हम इस जंक्शन पे पहुंचे हैं। राइट टू हासीमारा फ्रॉम दिस पॉइंट एंड जयगांव इज स्ट्रेट। लेफ्ट साइड पे जो टी गार्डन है उसमें बहुत सारी औरतें थी जो चाय के पत्ते तोड़ रही थी। Tea gardens will keep following you throughout 14 kilometers now. जब मैं उनको देख करके वीडियो शूट कर रहा था तो उन्होंने बहुत ही फ्रेंडली तरीके से हाथ हिला करके हाय किया। सड़क के किनारे पर अंडे बेचने वाले, मीट बेचने वाले स्टॉल पूरी लाइन में थे और साथ में थे उसी तरह से लाइन में वो जो आइकॉनिक से हाउस होते हैं जिसकी छत मेटल की शीट से बनाई जाती है, वो नजर आ रहे थे। छोटे बच्चे थे जो स्कूल जा रहे थे और जो लोकल लोग थे वो अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। चलते चलते जब मुझे गर्मी महसूस हुई तो जब सड़क के किनारे पे एक बस स्टॉप नजर आया तो मैंने सोचा यार यहाँ पे बैठ करके थोड़ा आराम करें। और दही चूड़ा खाने के बाद ना पेट भरा नहीं था तो सोचा कुछ स्नैक्स लेकर के यहाँ की शॉप से खा लेता हूँ। तो मैंने अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ दिया। पास में जो शॉप थी वहां पर गया। वहां जाके मैंने मूरी, नमकीन और एक छोटे वाले कोल्ड ड्रिंक ले ली क्योंकि सच कहूँ बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। ठीक है, ये 2 पैकेट दे दो। एक कितने का है? कोल्ड ड्रिंक भी है क्या आपके पास? नहीं है, इधर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। चलो कोई बात नहीं। घर पर है ना, इधर ही है। तो टाइम लगेगा, अगर चाहिए तो आप ला सकते हैं। ओके। कल से भूख लगी रही थोड़ी ज्यादा। हाँ, ये ले लूँ। आपसे तो ठीक से हो गया। 70 रुपीज। अब हम बैठ गए उस बस स्टैंड के अंदर। वहाँ पे उस मूरी को हमने नमकीन के साथ मिक्स किया और हरी मिर्ची जो मैंने सिक्किम से खरीदी थी उसके साथ खाने लग गए। वहीं बैठे बैठे मैं आसपास के नज़ारे देख रहा था। तो यहाँ की जो लोकल लोग हैं वो अपने जो पशु उन्होंने घर में पाल रखे हैं उसको यहाँ के मैदान में चराने के लिए लेकर के जाते हैं। उनको देख के लगता है जैसे ये यहाँ की एक कॉमन सी प्रैक्टिस है, क्योंकि बहुत सारी औरतों को मैंने अपने पशुओं को वहाँ ले जाते हुए देखा। एक लड़की को ऑटो में बैठ करके जाते हुए देखा और साथ में देखा एक स्ट्रीट वेंडर को जो कि फ्रूट्स बेच रहा था। इस सड़क पे राइड करते हुए मैंने बहुत अलग अलग तरह के पेड़ देखे तो मुझे देख के हैरानी थी कि ये किस चीज के पेड़ हैं। और जब मैंने एक लोकल से उसके बारे में पूछा तो ये जानकारी वहां से मिली। क्या? सुपारी। सुपारी का? अच्छा, ठीक ठीक। This is what they
get it from the tree and then they clean it, wash it, and this is how it's being packed. So that is called supari and this is the process. It's a Bengali hotel, Nepali Basti signboard. अमरूद क्या रेट दिया है? ज़्यादा ही महंगा हो गया. ठीक है दादा. ये जो सड़क यहाँ से जयगांव की तरफ जा रही है ये बहुत ही खूबसूरत है. एक तरफ यहाँ पर सुपारी के बड़े बड़े पेड़ हैं, दूसरी तरफ चाय के बागान है और सीधा देखो सामने तो बड़े बड़े भूटान के पहाड़ नजर आते हैं. 7 more kilometers to reach जयगांव. जल्दी ही 4 लेन का जो हाईवे था उसने हमारा साथ छोड़ दिया और अब हम चल रहे थे एक पतली सी सड़क के ऊपर. आगे जाकर के एक टर्न था जहाँ से हमें राइट टर्न लेना था जयगांव जाने के लिए. This turn will take you to जयगांव from here. This is माचा बस्ती जयगांव. और यहीं पर हमें नजर आए ये टी फैक्ट्री. इस आइकॉनिक सी टी फैक्ट्री को तूरसा टी फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल ये बंद पड़ी है. और क्योंकि फैक्ट्री बंद है इसलिए टी गार्डन की हालत भी बहुत ही ज्यादा खस्ता है. इसी साल 10 जुलाई को यहाँ का जो मैनेजमेंट का स्टाफ है और जो यहाँ के लेबर और उनकी यूनियन है उनके बीच में कुछ इशू हो गया और कहते हैं कि रातों रात पूरा का पूरा मैनेजमेंट का स्टाफ यहाँ से गायब हो गया, फैक्ट्री बंद करके भाग गया. 652 वर्कर्स का पैसा अटक गया इस चक्कर में. कहा जाता है कि इनके पास फंड का कुछ इशू चल रहा था और उसकी वजह भी थी मैनेजमेंट के और लेबर यूनियन के बीच में होने वाली वो जो टसलबाजी होती है वही. तो ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अलग अलग तरह की प्रेशर टैक्टिक यूज करते रहते थे, डिसिप्लिन से काम नहीं करते थे, बार बार आपस में पंगे हुआ करते थे. एज अ रिजल्ट फंड जनरेशन होना बंद हो गया और मैनेजमेंट बंद करके भाग गया बस. इस लावारिस फैक्ट्री को पीछे छोड़ के हम बड़े जयगांव की तरफ. सड़क पे भीड़ बढ़ती जा रही थी. इन खस्ताल सड़कों को देख करके मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी है कि यहाँ की सड़कें वेस्ट बंगाल के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल के रख देती हैं. ये गंदी सड़कें दिखे तो समझो वेस्ट बंगाल की हैं. पता नहीं क्यों ये अच्छी सड़कें बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, और स्पेशली जयगांव के इलाके में. आप सोचो ना, भूटान से आने वाला जब सबसे पहला इंप्रेशन देखता है इंडिया का तो उसके दिमाग में क्या ख्याल आता होगा, वो इंडिया के बारे में क्या सोचते होंगे. खैर हम कर भी कह सकते हैं. सड़क के किनारे पे बहुत सारे सब्जी बेचने वाले बैठे हुए थे जो अलग अलग तरह की सब्जियां बेच रहे थे. इस धूल और मिट्टी से भरी सड़क पे पसीने में नहाते हुए साइकिल चला करके फाइनली हम पहुंच जाते हैं भूटान के एंट्री गेट पे. चैप्टर 2, भूटान जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है. तो जनाब ये जो आपको भूटान का गेट नजर आ रहा है इसको पार करने के लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी. अगर आप इंडियन है, नेपाली है तो भैया वीजा नहीं परमिट लगता है. परमिट लेने के लिए एक दिन का एक टूरिस्ट को 1200 रुपए पे करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपकी उम्र 6 और 12 साल के बीच है तो भाई साहब 600 रुपए में काम हो जाएगा. और अगर आपकी उम्र 6 साल से कम है तो आपकी एंट्री फ्री है. ये तो कुछ भी नहीं. अगर आप फॉरेनर हो यानी कि इंडिया और नेपाल को छोड़ के किसी भी और कंट्री से हो तो आपको एक दिन के $250 देने पड़ते हैं. और पता है वो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं SDF, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस. तो बॉर्डर क्रॉस करते ही जो सबसे पहले भूटान की सिटी आती है उसको कहा जाता है फुनसोलिंग, PHUNTSHOLING. यहाँ जाने के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट या परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो मैंने और प्रशांत ने प्लान किया है कि हम यहाँ जाकर के भूटान का एक्सपीरियंस लेकर के वापस आ जाएंगे. एक और बड़ी शानदार चीज बताता हूँ. मैं गया था पहली बार भूटान 2019 में, वो भी जनवरी और फरवरी के महीने. फीस का जो सिस्टम है ये स्टार्ट हुआ 2020 के बाद. उस वक्त मैं 22 दिन भूटान में रह करके आया था और मेरे 22 दिन वहाँ रहने का खर्चा आया था सिर्फ 18,000 रुपए. 1200 रुपए के हिसाब से 22 दिन अगर आप भूटान में रुकोगे तो भाई साहब 25-30 तो ऐसे ही खर्च हो जाएगा. रहना खाना आने जाने का खर्चा अलग से होगा. तो कल हमें जो एक भाई मिला था, साइकिलिस्ट मिला था, उसने हमें बता दिया था कि जो भूटान का एंट्री गेट है उसके साथ में जो गली है वहीं पे हनुमान मंदिर की धर्मशाला है. तो हम वहां पर गए और वहां पर हमें पता चला कि 350 रुपए में एक प्राइवेट रूम मिल जाएगा 2 लोगों के लिए और 100 रुपए में डोरमेट्री में बेड मिल जाएगा. मेरा तो पता नहीं, पर प्रशांत सच में बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है. उसकी तो हंसी नहीं रुक रही है, उसके चेहरे की स्माइल नहीं जा रही है. इस वक्त तक उसको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके साथ होने क्या वाला है. I'm going to Bhutan. Sounding very exciting. या जब भी कुछ नया करते थोड़ा बंदा एक्साइटमेंट तो होता ही है. लेकिन मैं अपने फैंस के लिए पूरा भूटान नहीं घूमूंगा, पूरा इंडिया घूमूंगा, उसके बाद जाऊंगा भूटान अगली बार. लेकिन अभी टेस्ट तो कर लेते ना बिस्किट कैसा है. स्टार्टर एग्जैक्टली.
चलिए बताता हूँ कि हुआ क्या। तो हम दोनों नहा धो के फ्रेश हो गए, अच्छे से हमने कपड़े पहन लिए और हम चल पड़े भूटान के एंट्री गेट के अंदर। तो जैसे ही आप एक्सरे मशीन क्रॉस करके एक कॉरिडोर से होकर के आगे बढ़ते हो तो उसके बाद आता है इमिग्रेशन ऑफिस। वहां पर वो आपके 3 ही डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करते हैं। एक आपके पास पासपोर्ट, इसके आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। कंडीशन ये है कि ये तीनों ही ओरिजिनल होने चाहिए, यानी कि अगर आप अपने मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी दिखा के एंट्री करना चाहोगे नहीं होगी। वो जो आधार कार्ड का वो पैम्पलेट सा आता है जिसमें से आप काट करके 2 पीस को आगे पीछे जोड़ के लेमिनेट करा लेते हो, वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। यानी कि पीवीसी वाला आधार कार्ड ही ये लोग एक्सेप्ट करते हैं और वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी लेमिनेटेड नहीं चलती, वो भी ओरिजिनल होनी चाहिए। तो उन्होंने मेरा आधार कार्ड लेने से मना कर दिया क्योंकि वो तो वही कटिंग वाला लेमिनेटेड वाला हुआ था, पीवीसी वाला तो था नहीं। पर लकीली उस दिन मेरे पास मेरा वोटर आईडी कार्ड था, मैं वो दिखा करके एंट्री ले लेता हूँ। दूसरी तरफ जाकर के पता चलता है कि इमिग्रेशन ने प्रशांत की एंट्री को डिनाई कर दिया। वजह ये थी कि उसके पास भी वही नॉर्मल वाला आधार कार्ड था, लेमिनेट किया हुआ, वोटर आईडी कार्ड था नहीं, पासपोर्ट था नहीं, सॉफ्ट मोबाइल में दिखा रहा था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब तक मुझे इस खबर के बारे में पता चला मैं भूटान में तो एंट्री कर चुका था। इस खबर को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ और प्रशांत के लिए बहुत बुरा भी लगा। अब मेरा वहाँ दिल नहीं लग रहा था, मैं जल्दी से वापस आ जाना चाहता था। तो उसने कहा कि मैं चला जाऊं वहाँ की वीडियो रिकॉर्ड करके ले आऊं ताकि वो देख सके मेरी वीडियोस में कि कैसा दिखता है भूटान। चैप्टर 3 एक्सप्लोरिंग फुनसोलिंग। तो चलिए मैं आपको भूटान के पहले शहर फुनसोलिंग के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहली चीज जो आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हो सड़क की हालत ड्रामेटिकली तरीके से एकदम बदल जाती है। सड़कें मक्खन है, एकदम बहुत बढ़िया और एकदम साफ सुथरी। जगहों की सड़कों की जहाँ हालत खराब थी वहीं भूटान की सड़कें चमक रही थी। भूटान की करेंसी को गुलत्रुम कहा जाता है अगर मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक से कर रहा हूँ तो, और इसकी वैल्यू हमारे इंडिया के रुपए के एकदम बराबर है। तो आप पूरे फुनसोलिंग में, पूरे भूटान में कहीं पे भी जाके इंडिया की करेंसी दे दो, सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। और इसी तरह से भूटान की करेंसी आप जगहों में भी चला सकते हो। अगर आपको करेंसी की जरूरत है तो करेंसी एक्सचेंज सेंटर भी है। I'm going back. I don't think I will be able to use it. So I'm taking Indian currency because I'm not sure if I can use Bhutanese. 10 rupees. Okay, 10 I can take in that case, maybe. It will be a memory for this visit. या फिर सबसे आसान तरीका है कि एटीएम से आप भूटान की करेंसी विड्रॉ कर सकते हो। एक ट्रांजैक्शन का 400 रुपए का प्रोसेसिंग फीस लगेगा। दूसरी शानदार चीज बताऊं, भूटान में जो ड्रिंक है वो बहुत ही सस्ती है। बियर की एक बोतल 60 रुपए की मिलती है। कंपैरिजन करने के लिए बताता हूँ, अगर आप छाछ की एक बोतल खरीदते हो 1 लीटर की तो वो भी 60 रुपए की है और वही 1 लीटर की बियर की बोतल भी 60 रुपए की। अब आप डिसाइड करोगे क्या आप पियोगे। अब मैं तो प्रशांत के लिए परेशान था, क्योंकि प्रशांत तो यहाँ आ नहीं पाया, तो मैंने उसको थोड़ा सा चीयर अप करने के लिए और उसको अच्छा महसूस कराने के लिए भूटान से वहाँ की 2 बियर की बोतल खरीद ली और उसके लिए 120 रुपए पे किया। It's a packet of 2. That's nice. भूटान के जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको कहा जाता है गोकारी। गो ड्रेस होती है आदमियों के लिए, कारी होती है औरतों के लिए। यहाँ का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो भी एकदम डिस्टिंक्ट है। खास तौर से यहाँ की जो खिड़कियां बनाई जाती है वो बहुत अलग है। जैसे हमारे इंडिया में दुकान का जो सामान है दुकान के अंदर कम, बाहर फुटपाथ पे ज्यादा होता है, भूटान में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जितना भी सामान है वो सब आपको दुकान के अंदर ही रखा हुआ मिलेगा, बाहर कोई सामान निकाल के नहीं रखता। फुनसोलिंग के अंदर हर एक मॉडर्न एमिनिटी मिल जाती है। आईफोन के स्टोर हैं, मोबाइल शॉप, कंप्यूटर शॉप, होटल, कैफे, रेस्टोरेंट, सब कुछ मिल जाएगा। भूटान की जो मेन सिटी है वो है पारो और थिम्पू। थिम्पू भूटान की कैपिटल है और पारो में भूटान का इकलौता एयरपोर्ट है। वैसे तो फुनसोलिंग भी बहुत साफ सुथरा है, लेकिन पारो और थिम्पू तो हद से ज्यादा साफ सुथरे शहर है। भूटान के लोग ट्रैफिक के रूल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और अपनी गाड़ियां सिर्फ वहीं पर पार्क करेंगे जहां पर पार्किंग बनाई गई है। फुनसोलिंग एक छोटा सा शहर है जिसको घूमने में मेरे ख्याल है 1 या 2 घंटे का टाइम बहुत होता है। यहाँ की लाइफ बहुत पीसफुल है क्योंकि कोई फालतू की पी पैपे नहीं होती, कोई पोल्यूशन नहीं है और बहुत सारी ग्रीनरी है। लोकल्स पैदल चलना पसंद करते हैं और साथ ही पसंद करते हैं कैरम खेलना। मैंने वहाँ पर एक टावर देखा जिसके ऊपर वहाँ के किंग की और उसकी फैमिली की 3D पेंटिंग बनाई गई थी। अब मैं आपको भूटान का एक इंटरेस्टिंग सा कल्चरल फैक्ट बताता हूँ। तो जैसे हम इंडिया में कभी किसी को मिलते हैं तो बीड़ी पिलाते हैं, सिगरेट पीने को देते हैं या फिर चाय पिलाते हैं, इसी तरह से जब आप भूटान में होंगे तो वहाँ पर आपको ऑफर किया जाएगा दुमा यानी वहाँ का पान। और है भी बहुत सिंपल, एक पान का पत्ता है, उसमें थोड़ा सा चूना लगा है और साथ में एक सुपारी डाल दी जाती है। ये ट्रेडिशनल है, लोग यहाँ सभी खाते हैं। जब मैं कहता हूँ सभी तो सभी, मेल फीमेल टीनेजर्स
मैंने सभी को ये खाते हुए देखा है। कहते हैं कि ये जो पान है ये शरीर को गर्म रखने में मदद करता है, वो भी सर्दियों के टाइम पे। तो जब मैं 2019 में भूटान में 22 दिन रुका था तो मैं करीब 20 रुपए में एक दुमा का पैकेट लेता था जिसमें 10 पीस हुआ करते थे, और जब भी मैं भी किसी को मिलता था तो दुमाई ऑफर करता था और खुद भी बहुत खाता था। तो पुरानी यादों को ताजा करने के लिए मैंने दुकान से याक बटर का पीस खरीदा और साथ में एक पैकेट दुमा का खरीदा। 8 पीस होता है, ये 5 पीस होता है, ये मीठा पान है, ये बांग्ला पान है। जो इधर खाते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? नेचुरल खाते तो ज़्यादा ये खाते हैं। हाँ, सुपारी और ये साथ में। हाँ। बना दो? मैं बना लूँगा, मेरे को दे दो एक पैकेट दे दो ये। कौन ये खाएगा? हाँ। दुमा खाना, दुमा खिलाना यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। मर्द, औरत, लड़के, लड़कियाँ सब के सब दुमा खाते हैं और खिलाते हैं। इसलिए भूटान की हर एक लड़की का जो मुंह है ना, आपको हमेशा लाल मिलेगा। एक और शानदार चीज है भूटान में, उसको बोलते हैं याक का मक्खन या याक बटर। पीस? एक पीस 10 रुपीज। कट कर सकते हैं इसको? नो सर, इतना बड़ा पीस मुंह में रख सकते हैं क्या? खाया नहीं ऐसा था ना, वो आता के घुसा के हम घर पर दिया। हाँ, कहा जाता है कि ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब याद आ रहा है मुझे। खाने में बहुत अच्छा लगता है, गर्म इधर है। हाँ। भूटान में कैरियोके का बहुत कल्चर है। यहाँ पर आपको जगह जगह कैरियोके बार मिल जाते हैं। सबसे बड़ा जो धर्म है भूटान का वो है बौद्धिज्म। तो जब आप यहाँ पर वॉक कर रहे होते हैं तो आपको जगह जगह पे मोनेस्ट्री नजर आ जाती है, और मोनेस्ट्री के अंदर नजर आते हैं लोकल ड्रेस में बैठे हुए बुजुर्ग और जवान लोग। जैसे कि हमारे इंडिया में डिजिटल पेमेंट का सिस्टम है यूपीआई के थ्रू, एग्जैक्टली सेम सिस्टम भूटान में भी है। तो भूटान में भी पीएनबी के साथ टाई अप करके यूपीआई लॉन्च किया जा चुका है। So we call it UPI payment? What do we call it? BOB. नहीं, BOB तो बैंक हो। BOB Ambok, okay. So this is what they call it here. This is similar to our UPI payment. This is a PNB and Druk Bank collaboration. Druk PNB Bank. पैदल चलने वालों की सेफ्टी के लिए यहाँ के लोग बहुत सीरियस हैं। तो This is how the cars stop when a person crosses the road. They stop themselves. I wish this thing is there in India also. They give the preference to the person who is walking. At least within the city it's possible. भूख लगी हुई थी बहुत जोर से, तो मैंने वहीं एक शॉप पर गया और 30 रुपए दे करके मोमोज की एक प्लेट खाई। चैप्टर 4 द रिटर्न जर्नी। अभी तक मुझे इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि एग्जिट गेट पे मेरे साथ होने क्या वाला है। तो जब मैं वापस आ रहा था तो भारत पेट्रोलियम का जो पेट्रोल पंप है उसको जब मैंने क्रॉस किया और पहुंचा एग्जिट एरिया में, तो वहां जाके मुझे बहुत बड़ी मुसीबत के बारे में पता चला। तो हुआ यूं कि जब मैंने उनको वापस अपने डॉक्यूमेंट दिए तो मेरा नाम सिस्टम में रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा था, और जो ऑफिसर वहां बैठे हुए थे उनको लगा कि मैं इलीगल तरीके से एंट्री करके अब बाहर जा रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन किए, किस जगह से एंटर किया था, कितने बजे एंटर किया था, कौन सा काउंटर नंबर था, किसने मेरी एंट्री की थी। और जब उनको लगा कि मैं सही चीजें बता रहा हूं तो एक लेडी सिक्योरिटी ऑफिसर मुझे लेकर के एंट्री वाले इमिग्रेशन एरिया में गई। मैंने उनको उस काउंटर के बारे में बताया, उस लेडी ने मुझे पहचान लिया। पता चला कि ये सिस्टम का कुछ फॉल्ट था, तो उसने दोबारा से मेरी एंट्री की और फिर मुझे वहां से एग्जिट कराया गया। बट फाइनली परेशान होकर के इस सबको झेलने के बाद मैं भूटान से बाहर आ चुका था, और इस तरह से अंत हुआ मेरी भूटान की एक छोटी सी विजिट का। सच कहूं तो साइकिल यात्री यानी प्रशांत के लिए मैं बहुत दुखी था, पर कहते हैं ना जो तकदीर में लिखा है वही होता है। तो मेरा आज का जो टोटल खर्चा है वो है 100 रुपए का। 30 रुपए का दही चूड़ा खाया था, 70 रुपए का वो जो मूरी और कोल्ड ड्रिंक और नमकीन खरीद ली थी। रात का डिनर साइकिल यात्री ने करा दिया था, उसके 80 रुपए लगे थे। आज टोटल 32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। एवरेज स्पीड रही है करीब 9 किलोमीटर पर आवर की। आज मैंने क्या सीखा? तो आज मैंने सीखा है कि हर एक चीज का एक वक्त होता है। कहते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। बीइंग अ ह्यूमन तो हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। सो किस बात का रोना, किस बात का धोना। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर आपको वो ना मिले जो आप पाना चाहते हो तो इसका एक ही मतलब है कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच करके रखा है। सो शांत रहो और जो हो रहा है उसको होने दो। जैसे कि आज प्रशांत कितना एक्साइटेड था, 4 दिन पहले से प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी, जगह जगह अनाउंस कर दिया था। सोच रहा था भूटान मेरी पहली कंट्री होगी, पर मुझे लग रहा है कि भूटान से ज्यादा अच्छी
कोई कंट्री उसके लिए फर्स्ट इंटरनेशनल कंट्री होने वाली है, और शायद इसीलिए आज भगवान जी ने उसको जाने ही नहीं दिया अंदर। तो जनाब, अगर आपको मेरी इस तरह की ये कहानियां पसंद आती तो मेरे चैनल साइकिलिंग बिज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कल का दिन भी बहुत शानदार था यार, एक ही दिन में कितना कुछ झेला मैंने। सीरीन सिटी गार्डन्स क्रॉस किए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रॉस की, बसलिंग बहुत सारे गाँव पार किए, कितनी प्रॉब्लम फेस की एक ही दिन के अंदर। बड़ा एक्साइटिंग सा एपिसोड है, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, तो इस वीडियो के बाद जाकर के वो वीडियो जरूर देखना। और जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उनके नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो एक बार उनको मेरे भी यहाँ पर थैंक यू बोल देना। तो आज के एपिसोड में इतना ही है, अब हम मिलेंगे एक और दिन की एक और कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और बाय बाय। चैप्टर 3।